हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सारे फॉर्मूले। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को, और स्कूल वाले ये बात जानते हैं। तो जब भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, मतलब उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं और उसमें जो जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनके मीनिंग भी पता है, तो आप 80 to 90% केसेस में न्यूमेरिकल कर लोगे। तो ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो, साथ साथ एक एक चीज को समझो, फॉर्मूले नोट करो। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तब तो ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगा आपको। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो यहां पर फॉर्मूला है वो है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है, इस पूरे सरफेस का जो एरिया है वो ए है ना। सपोज कोई टेबल सरफेस है या कुछ भी, और इस सरफेस पे फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है एफ। तो हम बोलेंगे कि इस सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है, इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है उसको थ्रस्ट भी बोला जाता है। अगर फोर्स टेढ़ी लग रही हो, टेढ़ी, तो आपने उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, राइट। फ्लूइड्स में ये क्या कर रहा है फॉर्मूला, ये तो सॉलिड्स के लिए भी है। हाँ, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो वो अपने बेस पे हमेशा परपेंडिकुलरली प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। जैसे एक कंटेनर में ये पानी रखा हुआ है और ये बिल्कुल रेस्ट पे है, तो ये अब कंटेनर के बेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ा नहीं होगा। इसका छोटा सा प्रूफ भी है इस चैप्टर में। अगर आपको इस चैप्टर की सारी डेरिवेशंस रिवाइज करनी है तो मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। अब चलते हैं प्रेशर एट अ डेप्थ। जैसे हम किसी भी फ्लूइड के अंदर जाएं बच्चों, जैसे हम सपोज इस फ्लूइड के अंदर जा रहे हैं और इस फ्लूइड के सरफेस से अंदर एच डेप्थ पे हम आ गए, तो यहां पे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपके ऊपर और फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो दबाएगा आपको, है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। तो एच डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो है एच रो जी। एच रो जी, एच तो ये डेप्थ हो गई, है ना, जिस डेप्थ में हम गए हैं, और रो है इस फ्लूइड की डेंसिटी जिसमें हम गए हैं। जैसे अगर ये वाटर है तो रो हो गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, अगर आप टेढ़ा भी जाओगे, जैसे आप यहां से यहां गए हो, अगर आप टेढ़ा गए हो, आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं गए हो, आप ऐसे गए हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी तो आप आए तो एच डेप्थ पर ही हो। तो प्रेशर सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है, तब भी यहां पे प्रेशर एच रो जी ही बढ़ेगा। तो आपको ये डिस्टेंस नहीं लेना, आपको वर्टिकल वाला लेना है, ठीक है। सो प्रेशर एट अ डेप्थ एच इन अ फ्लूइड इज एच रो जी। और ये जो प्रेशर है ये सिर्फ फ्लूइड की वजह से है ना, ये जो प्रेशर है ये सिर्फ फ्लूइड की वजह से है। लेकिन इस फ्लूइड पे भी तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इतने प्रेशर को बोलते हैं गेज प्रेशर। और टोटल प्रेशर होता है, आप यहां पर इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो तो पीए प्लस एच रो जी, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला, फिर बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। पास्कल लॉ ये कहता है कि एक क्लोज चैम्बर में जिसमें एक आइडियल फ्लूइड हो, आइडियल फ्लूइड मतलब जिसमें जो मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड की, बट यहां पे हमारे काम की प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल फ्लूइड हम उसको बोल लेते हैं जो इनकंप्रेसिबल हो, दबता ना हो। तो एक क्लोज्ड चैम्बर है, उस क्लोज चैम्बर में एक आइडियल फ्लूइड है। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप कहीं पर भी प्रेशर लगाओगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, तो उतना ही प्रेशर हर जगह पर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, राइट। जैसे आपके पास एक पानी वाला बैलून है, उसमें एक छेद है, तो उस छेद से पानी निकल रहा है ना। आपके पास एक होली में खेलते हैं ना हम लोग, पानी वाला बैलून है, यहां पर एक होल है तो होल से पानी निकल रहा है। अब आप इस बैलून को कहीं से भी दबाओ,
ये नहीं कि छेद के पास से दबाओ, कहीं से भी दबाओ, यहां से दबाओ, इधर से दबाओ, तो यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो ये चीज शो करता है कि कहीं पर भी प्रेशर बढ़ाओ हर जगह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पे बेस्ड। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो एक ऐसी लिफ्ट है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज होती है, जिसके अंदर एक ये चैम्बर है और इस चैम्बर में दो ओपनिंग्स हैं, एक छोटी ओपनिंग है, एक बड़ी ओपनिंग है, और इस चैम्बर के अंदर हम डाल देते हैं एक आइडियल फ्लूइड। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड हम इस चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। जो भी चीज हमने उठानी है बड़ी सी, वो रखी जाती है बड़ी वाली ओपनिंग के ऊपर, और हम छोटी वाली ओपनिंग पे एक फोर्स लगाते हैं, सपोज F1, और छोटी वाली जो ओपनिंग है उसका एरिया है A1। तो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो जब आप इसको यहां से धक्का मारोगे तो ये दबेगा तो है नहीं, तो ये सारी फोर्स यहां ट्रांसमिट हो जाएगी। सपोज यहां पर फोर्स बन गई F2 और इसका जो एरिया है वो A2 है, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर आपने यहां बढ़ाया यानी F1/A1 उतना ही वहां बढ़ेगा यानी F2/A2। समझ में आ गई बात? अच्छा, वर्क डन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो। सपोज आपकी फोर्स से ये D1 डिस्टेंस नीचे चला गया, ये वाला पिस्टन, और आपकी फोर्स से ये वाला पिस्टन D2 डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पे जितना वर्क हुआ, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे जितना वर्क हुआ F1 D1, वहां पे वर्क हुआ F2 D2, है ना। तो ये भी फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है। विस्कस फोर्स, कोई भी लिक्विड जो मूव कर रहा है उसके अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जैसे आप बाल्टी में पानी है, आपने पानी में हाथ डाल के उसको हिलाया, फिर आपने हाथ बाहर निकाल लिया, तो थोड़ी देर बाद पानी रेस्ट पे आ जाएगा, जिसका मतलब है कि उस पानी के अंदर अपना एक इंटरनल फ्रिक्शन था। उस फ्रिक्शन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है ये। हम ये मान सकते हैं कि लिक्विड का लेयरी स्ट्रक्चर है, जब लिक्विड मूव करता है तो एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलती है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको मेरे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपका इनमें से कोई टॉपिक वीक है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आप चैनल के नाम से, टॉपिक के नाम से सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी पे मेरा बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया, तो आप जाके सर्च कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लिक्विड का लेयरी स्ट्रक्चर है जहां पर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसल रही है। इन दोनों लेयर्स का जो एरिया है वो A है, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो dv है। मान लो इस वाली लेयर की वेलोसिटी जो है वो v है और ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है। समझ में आई बात? तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो एक दूसरे का मोशन अपोज करेगा, वो होता है ईटा a dv/dx। ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, a इज द एरिया ऑफ ईच लेयर, dv आपको पता है, dx आपको पता है। dv/dx को कलेक्टिवली वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। किसी भी चीज को जब फिजिक्स में हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट वर्ड लगाते हैं। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एक कांस्टेंट है हर एक लिक्विड के लिए जो ये बताता है कि उस लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन कितना ज्यादा है। मतलब अगर हम देखें तो जिस लिक्विड का ईटा ज्यादा है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हनी का ईटा ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो जाता है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है कि अगर एक बॉडी एक फ्लूइड में जा रही है, जैसे ये एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में सपोज एक स्फेरिकल बॉडी जा रही है, इस फ्लूइड में एक स्फेरिकल बॉडी आगे भागती हुई जा रही है v वेलोसिटी से, बॉडी का रेडियस है r, ये जो मीडियम है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। तो ये मीडियम इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। भाई जैसे ये हवा है तो हम भागते हैं तो हवा लगती है हमारे मुंह पे, तो हवा रोकती है ना हमको, वही हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगी, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कस फोर्स, एंड दैट विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा rv। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। 6 पाई तो आपको पता है, ईटा बता दिया, v बता दिया, r इस बॉडी का रेडियस है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर स्फेरिकल बॉडीज, जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जो है
वो क्या है कि जब आप विस्कस मीडियम में एक बॉडी को गिराते हो, जैसे पानी के टब में मैंने एक बॉडी को, समंदर में, पानी का टब तो बहुत छोटा हो गया, समंदर में एक बॉडी को गिराया, तो वो नीचे जाती जाती है, एक्सेलरेट होती जाती है, एक्सेलरेट होती जाती है, एक्सेलरेट होती जाती है, बट जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो नीचे जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ ये वाली फोर्स बढ़ती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, जाके समझ लेना कॉन्सेप्ट, बट अभी मोटा मोटा समझ लो। तो एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाती है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ये उसका फॉर्मूला होता है। आर इसमें बॉडी का रेडियस है, ईटा उस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसमें बॉडी गिर रही है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जो है वो बॉडी की डेंसिटी है और सिग्मा जो है वो मीडियम की डेंसिटी है। ठीक है, नोट कर लेना, वैसे मैंने लिखा भी हुआ। क्रिटिकल वेलोसिटी, कोई भी फ्लूइड जब कम वेलोसिटी पे होता है तो बिल्कुल उसका फ्लो स्टेडी होता है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, बिल्कुल इररेगुलर। जिस वेलोसिटी पे ये फ्लो चेंज होता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है के ईटा बाय रो डी। ईटा, ये सब वही सिंबल है, बार बार यूज हो रहे हैं। ईटा जो है उस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो उसकी डेंसिटी है, और डी जो है वो ट्यूब का डायमीटर है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी बाई ईटा। किसी भी फ्लूइड का एक नंबर होता है विच इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, जिसका फॉर्मूला है ये। इसमें रो है उस फ्लूइड की डेंसिटी, वी है उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम उसका रेनॉल्ड नंबर निकालना चाह रहे हैं। डी है डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें वो बह रहा है, और ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका। तो हमने उसका रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया। अब रेनॉल्ड नंबर से पता क्या चलता है, रेनॉल्ड नंबर से पता चलता है कि उसका फ्लो कैसा है। अगर तो ये रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आया तो मतलब उसका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है या लैमिनार है, मतलब स्टेडी फ्लो है। लेकिन अगर ये 1000 से 2000 के बीच में आया तो हम पक्का पक्का कुछ नहीं कह सकते, मतलब उसका फ्लो जो है वो बदल रहा है, कभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है, कभी टर्बुलेंट हो रहा है। और अगर ये 2000 से ज्यादा आएगा तो फ्लो पक्का पक्का क्या है, टर्बुलेंट है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर एक फ्लूइड एक पाइप में से फ्लो कर रहा है जिस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब पाइप कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जिसका मतलब है कि हर जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे एरिया है A1, यहाँ पे वेलोसिटी है V1, यहाँ इस वाली जगह का एरिया है A2, यहाँ पे वेलोसिटी है V2, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मतलब जहां एरिया घटेगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप पौधों को पानी दे रहे हो, आपने आगे से ट्यूब का मुंह पिचका दिया तो पानी के निकलने की स्पीड बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपने जब मुंह पिचकाया ट्यूब का तो आपने एरिया कम किया, तो एरिया कम किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी बढ़ गई। रेट ऑफ फ्लो, बच्चों रेट ऑफ फ्लो बार बार टर्म यूज होती है इस चैप्टर में। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मीटर क्यूब में, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है एक ट्यूब के किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। जैसे हमारे पास ये पाइप है, ठीक है ना, इस पाइप से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आप इसका एक क्रॉस सेक्शन जो है उस पर फोकस करो और इस क्रॉस सेक्शन को कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा होगा ना एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऐसे भी निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे वीडियो बनाया उसमें मैंने समझा दिया था। एरिया ऑफ, यहां पे आपको जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूले अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां बता दूं, चलो 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूं कि रेट ऑफ फ्लो जो है एरिया इनटू वेलोसिटी क्यों होता है। मान लो हमने इतना क्रॉस सेक्शन लिया डेल्टा एल लेंथ का, सिंपल सी बात है, ठीक है, और एरिया जो है वो ए है, ए, तो बताओ एक यूनिट टाइम में यहां पे कितना लिक्विड होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एरिया इंटू डेल्टा एल, है ना। अब मान लो लिक्विड जो है यहां से लेकर यहां तक डेल्टा टी टाइम में गया, मतलब ये पूरा जो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा डेल्टा टी टाइम में पहुंचा, तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का बह रहा है इतने टाइम में, तो रेट ऑफ फ्लो हो गया वॉल्यूम बाय टाइम, और डेल्टा एल बाय डेल्टा टी लिक्विड की क्या हो गई, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो एरिया इंटू वेलोसिटी से भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रही है कि रेट ऑफ फ्लो हर जगह क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। बट दीज फॉर्मूले आर अप्लाइड टू ओनली आइडियल लिक्विड्स। आइडियल एक तो मैंने आपको बताया इनकम्प्रेसिबल है, दूसरा आइडियल जो है वो इररोटेशनल होता है, तीसरा आइडियल जो है उसका अंदर का फ्रिक्शन 0 होता है। ठीक है, तो ये सब इमेजिनरी बातें हैं, बट उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फ्लूइड्स में, उसको बर्नौलीज प्रिंसिपल बोला है हमने। वो ये कहता है कि एक फ्लूइड का फ्लो जो कर रहा है, उस फ्लूइड का हर जगह पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है या पर यूनिट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, सो दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल एनर्जी पर यूनिट मास हर जगह कांस्टेंट रहती है। मतलब एक तरह की एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी तरह की घट जाएगी। ये देखो, ये देखो, 2 पॉइंट ले लो फ्लूइड में 1 और 2, एक जगह पर प्रेशर P1 है, फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, फ्लूइड की हाइट H1 है, दूसरे पे P2 है, वेलोसिटी V2 है, हाइट H2 है, जो मैंने G के साथ लगा दिया है 2। 1 मिनट, G तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, बोला होता है यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी और हाइट ये है, दूसरी जगह पे प्रेशर और वेलोसिटी ये है, हाइट निकालो, या प्रेशर और हाइट ये है, वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी और हाइट ये है, प्रेशर निकालो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, सिलेबस में नहीं होता है ये अभी नहीं है, मतलब कभी आ जाएगा, जेई नीट में तो पूछ ही सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वेंचुरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट का एरिया ज़्यादा होता है, एक का कम होता है। ज़्यादा वाले का एरिया A1 ले लें, कम वाले का A2 ले लें। एक जगह पे उसकी वेलोसिटी V1 है, दूसरी जगह V2 है। फिर यहाँ पर ये दोनों जो एरियाज हैं, कम वाला और ज़्यादा वाला और कम वाला, इनसे 2 पाइप्स निकली हैं, वो यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, उनमें एक लिक्विड है। लिक्विड के दोनों लिम्स में हाइट का डिफरेंस आ जाता है जब इससे कोई दूसरा लिक्विड फ्लो करता है। इस वाले लिक्विड की डेंसिटी अपने को पता रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मतलब डिटेल में आप पढ़ सकते हो, वेंचुरी मीटर पे भी वीडियो है। तो रेट ऑफ फ्लो होता है A1 A2। A1 A2 मतलब दोनों ओपनिंग्स का एरिया 2H सिग्मा जी, 2H सिग्मा जी। 2 तो आपको पता है, H जो मतलब नीचे वाला जो यूट्यूब में लिक्विड था उसके लिम्स में जो डिफरेंस आया, सिग्मा उस वाले लिक्विड की डेंसिटी, बाय रो, वो ये वाला लिक्विड जिसका हम रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर रहे हैं, जो इसमें बह रहा है, जिस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है वो यहां से बहेगा, और यहां पे ऑलरेडी कोई लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी अपने को मालूम रहेगी। तो जैसे ही इसमें से लिक्विड बहेगा, यहाँ प्रेशर चेंज होता है, तो यहाँ पर वो एक तरफ से इसको नीचे धकेल देता है, एक तरफ से ये लिक्विड ऊपर आ जाता है, तो ये हाइट का डिफरेंस H होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ में आ गए कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। फिर बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। किसी भी लिक्विड के सरफेस पे एक फोर्स एक्ट करती है जो उस लिक्विड को ऐसे बिहेव करता है, वो लिक्विड जैसे किसी खिंची हुई चीज से कवर्ड हो, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसका फॉर्मूला होता है F/L। F मतलब उस पे जो फोर्स लग रही है, L मतलब वो जितने पार्ट पे लग रही है उस पार्ट की लेंथ। सरफेस एनर्जी, अब क्या होता है कि सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। तो अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा और जो भी हम वर्क करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वो लिक्विड सरफेस में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, इन सबके डेरिवेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, सब कराए हुए मैंने। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर, लिक्विड ड्रॉप वो है जिसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है ना, ये लिक्विड ड्रॉप है। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, क्यों होता है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है P, वो होता है 2S/R, वेयर S इज द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड और R इसका क्या है, R इसका रेडियस है ड्रॉप का।
ठीक है। अगर ये सोप बबल हो तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है 4s/r। यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, मैं समझा देता हूं कि कोई भी जैसे ऐसा सरफेस है, सोप बबल हो, लिक्विड ड्रॉप हो, तो आप ये देखो कि उसके ये कॉन्वेक्स साइड है, तो अगर कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर P है तो कॉन्केव साइड पे हमेशा P + 2s/r होगा, यानी कॉन्केव साइड पे जो प्रेशर है वो एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड 2s/r ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप सोप बबल की बात करते हो तो सोप बबल की तो ये पूरी सोप की लेयर है, सोप बबल तो अंदर से हॉलो है ना, ये सोप बबल के बाहर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, तो यहां पे प्रेशर है P। तो जब आपने ये वाला सरफेस क्रॉस किया तो यहां पे हो जाएगा P + 2s/r, फिर आपने ये वाला क्रॉस किया एक और कॉन्केव सरफेस, तो हो जाएगा फिर से 2s/r ऐड करोगे तो 4s/r नहीं हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर 4s/r होता है। नेक्स्ट इज एसेंट फॉर्मूला। जब भी आप किसी कैपिलरी ट्यूब में, जैसे ये लिक्विड है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हमने एक पतली सी ट्यूब डाल दी विच इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, तो इस ट्यूब के अंदर लिक्विड अपने आप चढ़ जाएगा, ऐसे यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अपने आप लिक्विड चढ़ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ता है, या कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे मरकरी, वो डाउन भी, वो फॉल भी करता है, तो इस पे भी है वीडियो, अगर आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझना हो, आपको आता है तो अच्छी बात है। तो ये जो है h हाइट, कितना हाइट चढ़ेगा, ये होता है 2s cos θ/r rho g। सारे पैरामीटर्स बता देता हूं। s मतलब इस लिक्विड की सरफेस टेंशन, r मतलब इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी, जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, cos थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये भी आपको पता ही होगा, जैसे कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉनकेव सरफेस है, तो वाटर जैसे लिक्विड्स का सरफेस कॉनकेव होता है ना, मर्करी जैसे लिक्विड्स का सरफेस कॉन्वेक्स होता है, तो आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहां पे ऐसे, ठीक है, और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये मतलब कि एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट और ट्यूब की साइड, किस तरफ, लिक्विड की तरफ, है ना, ट्यूब की साइड तो ये भी है, तो आप यहां से एंगल नहीं लेना, लिक्विड के अंदर की तरफ ये, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसे लिक्विड्स के लिए ये एक्यूट होता है, ऐसे के लिए ऑब्ट्यूस होता है। एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा पॉजिटिव आता है तो हाइट पॉजिटिव आती है, दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइट, नॉट द पी, दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइट। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स के लिए ऐसे लिक्विड्स के लिए थीटा एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हाइट पॉजिटिव आती है, मतलब ऐसे लिक्विड वाटर जैसे कैपिलरी ट्यूब में राइज करते हैं। ये थीटा ऑब्ट्यूस है, cos थीटा ऑब्ट्यूस मतलब नेगेटिव, तो H आएगा नेगेटिव, ऐसे लिक्विड यानी मरकरी जैसे फॉल करते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इतने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा नहीं जाने वाला स्कूल एग्जाम्स में, तो आप प्रिपेयर कर लो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।